गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के विक्षेपण के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। ठीक है, प्रिज्म तो आप सभी लोग देखे ही होंगे। ठीक, क्या होता है प्रिज्म? तो प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो 3 आयताकार पृष्ठों से तथा 2 त्रिभुजाकार पृष्ठों से घिरकर बना होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये क्या है? एक प्रिज्म है जो क्या है 3 आयताकार पृष्ठों, अर्थात ये वाला एक आयताकार पृष्ठ हो गया, ये वाला जो दिख रहा है पोर्शन वो एक पृष्ठ हो गया, तथा ये जो दिख रहा है वो कौन सा हो गया? चौथा, तीसरा पृष्ठ हो गया, है ना। तथा ये 2 त्रिभुज जो बने हैं वो त्रिभुज 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ है, इनसे वह मिलकर बना होता है। प्रिज्म को आप लोग देखे ही होंगे जब प्रैक्टिकल कराया जाता है। ठीक, तो प्रिज्म को इस प्रकार रखा जाता है कि उसके आयताकार पृष्ठ ऊर्ध्वाधर तथा त्रिभुजाकार पृष्ठ क्षैतिज रहे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। प्रिज्म के आयताकार पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो आप सभी को पता ही होगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश संबंधी यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है ना। तो इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, अर्थात ये जो आयताकार फलकें होती है त्रिभुज में उसे कौन से क्या कहा जाता है? अपवर्तक सतह कहा जाता है। ठीक, प्रिज्म के 2 अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण पर मिलते हैं उसे अपवर्तक कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये मान लीजिए सपोज ये ABCDEF नाम है ना। तो AB हम लोग यहाँ करते हैं ABCD, है ना। तो ABCD और EF ये दोनों जो फलक है ना, ये यहाँ पे AD रेखा पे मिल रहे हैं। तो ये जो कोण बन रहा है वह कोण होगा अपवर्तक कोण, है ना। तो 2 अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, ये प्रिज्म का कोण है जिसे हम लोग A से दर्शाते हैं, इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, तथा प्रिज्म के आधार को बेस कहते हैं। ठीक, और प्रिज्म के आधार को पहचान के लिए इसके क्या किया जाता है? घिस दिया जाता है। तो इस प्रकार हमें आधार की जानकारी हो जाती है। आप इस चित्र से और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, इस चित्र में क्या बताया गया है? ये प्रिज्म दिखाया गया है, ये उसके अनुप्रस्थ काट का चित्र है। तो यहाँ रेखा AB है वह अपवर्तक फलक है, और AC है वो भी अपवर्तक फलक है, तथा इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वह सामान्यतः 60 अंश का बनता है। वह क्या है? प्रिज्म का कोण होता है, तथा BC क्या है? इस प्रिज्म का आधार है। तो प्रिज्म के बारे में थोड़ी बहुत समझ हमने बना ली। तो अब देखते हैं प्रिज्म का अपवर्तनांक। प्रिज्म के अंदर कोई प्रकाश की किरण में अपवर्तन की घटना किस प्रकार होती है? हम प्रिज्म के अपवर्तनांक की अब गणना करेंगे। तो सबसे पहले चित्र में देखिए, चित्र में क्या है? मान लीजिए ABC एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है जिसमें AB तथा AC क्या है? अपवर्तक पृष्ठ है, तथा A क्या है? प्रिज्म का कोण है। ठीक, अब कोई मान लीजिए प्रकाश किरण PQ प्रिज्म पर आपतित होती है तथा QR पर निर्गत होती है। QR पर वह क्या होती है? अपवर्तित होती है, तथा RS पर वह क्या होती है? निर्गत होती है ना। अब हम लोग क्या करते हैं? आपतित किरण PQ को आगे बढ़ाया तथा निर्गत किरण RS को पीछे की ओर बढ़ाया, तो दोनों क्या होते हैं? बिंदु T पर मिलते हैं, जिसे क्या कहते हैं?
विचलन कोण कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग विचलन कोण किसे कहते हैं वह निष्कर्ष बता सकते हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं, है ना। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। इसे हम लोग देखो चित्र द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, एक प्रिज्म बनाएंगे। तो मान लो ए बी सी प्रिज्म का क्या है, मुख्य परिच्छेद है। यही क्या है, इसका वर्णन भी हो जाएगा। ठीक है, जो जैसा जैसा चित्र में बनाते जाएंगे वो पॉइंट यहाँ पे आपको लिखते हुए जाना है। ठीक है, तो मान लो सबसे पहले क्या है, मान लो ए बी सी प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, जिसमें ए बी और ए सी अपवर्तक पृष्ठ है तथा ए क्या है, प्रिज्म का कोण है। ठीक है, अब क्या होगा, कोई प्रकाश किरण पी क्यू आपतित होती है। मान लीजिए पी क्यू कोई आपतित प्रकाश किरण है तथा क्यू आर अपवर्तित प्रकाश किरण है तथा आर एस क्या है, निर्गत प्रकाश किरण है। ठीक है, दोनों किरणों को क्या है, हम लोग क्या है, दोनों और प्रिज्म को क्या है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखा गया है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में इस प्रिज्म को हम लोग क्या है, रखे हैं। अब देखिए दोनों किरणों को, इसको आगे बढ़ाते हैं, आपतित किरण को आगे बढ़ाया और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया, तो दोनों क्या है, इस बिंदु पर मिलते हैं। मान लीजिए ये बिंदु क्या है, टी है ना। तो यहाँ पे एक कोण बनता है जिसे हम लोग कहते हैं विचलन कोण, डेल्टा सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हमने लिखना है पी क्यू आपतित किरण को तथा आर एस निर्गत किरण को क्या है, आपतित किरण को आगे बढ़ाया और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया। दोनों बिंदु टी पर मिले, जहाँ पे कोण बनता है उस कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। और क्या है, एम ओ, प्रिज्म में दो अभिलंब खींचे, ये बिंदु ओ ले लेते हैं। प्रिज्म में क्या है, दो अभिलंब खींचे हैं। चित्र अच्छे से नहीं बन रहा है, विद्यार्थी अच्छे से चित्र बनाएंगे। ठीक है, एम ओ और एन ओ क्या है, दो अभिलंब हैं। ठीक है, हमने कहा एम ओ और एन ओ दो अभिलंब है, तब क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, हमें आपतन कोण प्राप्त हो जाएगा। I1 क्या हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा और I2 क्या हो जाएगा, निर्गत कोण हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कोण बनेगा R1 और ये जो कोण बनेगा वो R2 हो जाएगा। ठीक है, R1 और R2 को क्या है, हम लोग कहते हैं, इसे कहते हैं प्रथम अपवर्तक कोण, है ना, और इसे कहते हैं हम लोग द्वितीय अपवर्तक कोण। ठीक, तो इस प्रकार हमारे पास इस चित्र की इस प्रिज्म में हुए जो घटना घटित हुई है उसका वर्णन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले कहा कि मान लो ए बी सी प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, जिसमें ए प्रिज्म का कोण है, ए बी और ए सी क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है ना। और प्रिज्म को क्या है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखा गया है। पी क्यू कोई आपतित किरण है तथा क्यू कोई, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण पी क्यू रेखा आपतित होती है, क्यू आर पर निर्गत अपवर्तित होती है तथा आर एस पर निर्गत होती है। आपतित किरण पी क्यू को आगे बढ़ाया तथा निर्गत किरण आर एस को पीछे बढ़ाया। दोनों टी बिंदु पर मिले, जहाँ पे
एक कोण बनता है डेल्टा, इसे क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, तथा प्रिज्म को न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखा गया है। MO और NO दो अभिलंब है तथा तब हमें प्राप्त होने वाले कोण I1 को क्या है, आपतन कोण, तथा R1 को क्या है, अपवर्तन कोण, तथा I2 को निर्गत कोण कहेंगे और R2 को क्या है, द्वितीयक अपवर्तक कोण कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस चित्र की वर्णन हो जाएगा, जिसे आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखिए विचलन कोण हमें पता चला है कि विचलन कोण होता क्या है। तो विचलन कोण को हम लोग मान लीजिए इसे हम लोग लेते हैं, ये वाली जो रेखा है इसे हम लोग लेते हैं U। आप बुक में चित्र अच्छे से देखिए तो विचलन कोण आया डेल्टा इज इक्वल टू कोण UTS। तो विचलन कोण को हम लोग लिख सकते हैं कोण TQR प्लस कोण TRQ, है ना। चित्र में देखिए, पुस्तक देखिए, चित्र में ये विचलन कोण जो बन रहा है वह क्या है, UTS कोण, एंगल UTS। ये कौन सा कोण बन रहा है, विचलन कोण। तो यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का मान दूरस्थ अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं विचलन कोण डेल इज इक्वल टू कोण TQR प्लस कोण TRQ। अर्थात इस यहाँ ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योग करेंगे तो ये बहिर्कोण का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। यह त्रिभुज के नियम से आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो हमें पता है I1 और कोण MQP इज इक्वल बराबर है कितने के, कोण TQO के। अर्थात यहाँ जो कोण बनेगा और इस पूरे रीजन में जो कोण बनेगा वह दोनों क्या है, बराबर है। अर्थात हम लोग इसे भी हम लोग क्या है, I लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए इतना का मान, तो हम लोग क्या करेंगे, कोण TQR में हम लोग कोण TQO में हम लोग कोण RQO को घटा देंगे, अर्थात I1 माइनस R1 करेंगे। तो ये क्या है, I1 है पूरा इतना और इतना क्या है, R1 है। तो I1 में R1 घटाएंगे तो ये जो कोण है वह क्या है, निकल जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी I2 में R2 घटाएंगे तो जो कोण यहाँ बनेगा वह क्या है, निकल जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग TQR को मान को हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, I1 माइनस R1 प्लस इसके लिए भी वैसी I2 माइनस R2। अब डेल इज इक्वल टू आ गया I1 I वाले एंगल को एक साथ और R वाले को एक साथ हम लोग अलग कर सकते हैं। तो ये I1 प्लस I2 माइनस, दोनों माइनस है तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R2 आ जाएगा। तो इस प्रकार परंतु हमें पता है कि प्रिज्म को क्या है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखा गया है। तो देखिए न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, I1 और I2 क्या होते हैं, I के बराबर होते हैं। R1 R2 का मान भी क्या होता है, R के इक्वल होता है। अर्थात आपतित की आपतन कोण और निर्गत कोण क्या होते हैं, दोनों I के बराबर होते हैं, है ना, एक होता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन की स्थिति कहते हैं। तो सभी के I1 I2 के जगह में हम लोग I लिखेंगे और R1 R2 के जगह में R लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, I प्लस I माइनस R प्लस R। तो ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2I माइनस 2R। और डेल है उसे हम लोग लिखते हैं डेल M, जिसे डेल मिनिमम भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, डेल के जगह में क्या हो जाता है, डेल M हो जाता है। डेल और M का अर्थ है न्यूनतम मिनिमम, है ना।
I1 I2 इज इक्वल टू आई लिखते हैं, R1 इज इक्वल टू R2, इस दोनों के जगह में हम लोग R लिखते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा डेल एम इज इक्वल टू आई प्लस आई माइनस आर प्लस आर। तो डेल एम इज इक्वल टू 2i माइनस 2r, ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। परंतु चक्रीय चतुर्भुज AQOR में तो देखिए AQOR कहाँ पे बन रहा है, यहाँ देखिए AQO और R, ये क्या हो गया, एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। आप चित्र में देखिए। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है जी, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। आपको पता होगा, कक्षा 10वीं में आपने पढ़ा होगा कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण AQO प्लस ARO इज इक्वल टू 180 अंश। ये क्या होगा, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो दो समकोणों का योगफल अर्थात 90-90 कितना हो जाएगा, 180। तो AQ, तो इस प्रकार हमारे पास आएगा कोण AQO प्लस कोण ARQ इज इक्वल टू 180 अंश। इसी प्रकार शेष कोण के लिए कोण A जो ऊपर में बना है वो, तथा कोण QOR जो नीचे बना है, जो ये वाला कोण है ना। यहाँ पे देखिए ये हमने बनाया उस चक्रीय चतुर्भुज को, ये A है, ये Q है, ये O है और ये R है। तो एक पहले देखिए सम्मुख कोणों का योगफल, ये सभी कोण जो है 90-90 अंश का है ना। तो कोण AQO, कोण AQO प्लस ARO, ये दोनों का योगफल 180 अंश। इसी प्रकार एंगल A, ये कोण A है प्रिज्म का है ना, और ये O QOR ये भी क्या है, 180 अंश है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास ये दोनों आ गया। अब देखिए समीकरण में दायां दायां बराबर, तो क्या होगा, बायां बायां भी बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग लिखेंगे त्रिभुज QOR में, देखिए त्रिभुज QOR में, और देखिए त्रिभुज QOR में क्या होता है, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। तो इस प्रकार त्रिभुज QOR प्लस R1 प्लस R2, यहाँ चित्र देखिए त्रिभुज QOR ये एक क्या है, त्रिभुज है। तो इसमें R1 R2 और QOR तीनों का योगफल क्या होगा, 180 अंश होगा। तो हमने यहाँ पे उसे नोट किया है QOR। अब देखिए समीकरण 3 समीकरण 4 में दायां दायां बराबर, तो क्या होगा, बायां बायां बराबर होगा। तो इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा। जब इसे बराबर करेंगे तो ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, एंगल A, कोण A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। जब इस दोनों को बराबर करेंगे तो हमारे पास आएगा ये वाला टर्म। लेकिन हमें पता है न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, R1 और R2 दोनों किसके बराबर होते हैं, R के बराबर होते हैं। तो इस प्रकार कोण A इज इक्वल टू आ जाएगा 2R। अब हम लोग R का मान निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास एंगल A/2। इस प्रकार हमने क्या है, R के मान को निकाल लिया। अब R के मान को हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 कहाँ है हमारे पास, आ जाएगा समीकरण नंबर 2। यहाँ देखिए समीकरण नंबर 2 में डेल M का मान रखेंगे तो 2i माइनस 2r, यहाँ पे R का मान रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल M इज इक्वल टू 2i माइनस 2 इंटू एंगल A/2। तो यहाँ से 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा I का वैल्यू, तो I इज इक्वल टू आएगा A प्लस डेल M/2।
ये आ गया आई का मान। अब हमें पता है स्नेल के नियम से क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर होता है। तो हम यहाँ पे आई और आर का मान हमने निकाल लिया है, इसे यहाँ पे रखेंगे तो आएगा म्यू इज इक्वल टू साइन आई का मान, आई कितना आया है ए प्लस डेल एम अपॉन 2 और आर का मान कितना आया है ए अपॉन 2। तो इस प्रकार यह क्या आ गया, किसी भी प्रिज्म में अपवर्तनांक का सूत्र है। यही क्या है, प्रिज्म में अपवर्तनांक का सूत्र है। अब यदि हमारा प्रिज्म पतला है तो क्या होगा, डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। ये क्या था, हमारा समीकरण नंबर 1 था। तो इसमें हम लोग R1 और R2 इज इक्वल टू कितना A लिखते हैं, जैसा कि हमने पहले निकाला। तो वो वाला वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखें तो हमारे पास आया डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। तो इस A को इधर पक्षांतर करेंगे तो डेल प्लस A इज इक्वल टू I1 प्लस I2। किंतु प्लीज स्नेल के नियम से होता है म्यू इज इक्वल टू साइन I1 अपान साइन R2। तो प्रिज्म पतला है तो साइन I1 और R2 इनका मान भी क्या होगा, न्यूनतम होगा, है ना। तो इस स्थिति में हम लोग देते हैं साइन I इज इक्वल टू आई और साइन आर इज इक्वल टू आर। जब I1 और R1 के मान क्या होते हैं, कम होते हैं, तो हम लोग ये वाला वैल्यू लेते हैं, यह नियम भी है। तो म्यू इज इक्वल टू आएगा I1 अपान R1। तो यहाँ से हम लोग I1 का वैल्यू निकालेंगे। इसी प्रकार दूसरे पृष्ठ के लिए म्यू इज इक्वल टू I2 अपान R2। तो I2 का मान निकालेंगे म्यू R2। तो समीकरण 7 में हम लोग यहाँ पे I1 और I2 का मान यहाँ से हम लोग रखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा समीकरण 7 में मान रखने पर डेल प्लस A इज इक्वल टू म्यू R1 प्लस म्यू R2। तो यहाँ से देखिए म्यू दोनों के पास है तो इसे हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा डेल प्लस A इज इक्वल टू म्यू A, है ना। ये कहाँ से आया है, तो देखिए दोनों में हम लोग म्यू को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा, पहले यहाँ से देखिए डेल, नीचे देखिए यहाँ से म्यू को हम लोग कॉमन निकाले तो ये हो जाएगा म्यू R1 प्लस R2। तो R1 और R2 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ से आप लोग देखिए वैल्यू पुट किए हैं R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। तो यहाँ पे हम लोग क्या है A लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास आएगा डेल प्लस A इज इक्वल टू म्यू A, है ना। तो ये वाला वैल्यू यहीं से आया है, ठीक है। तो डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1A। तो यही विचलन कोण का सूत्र है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।